तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत एक तीखी बहस से होती है। घर की सभी लड़कियां मिलकर तुलसी को घेर लेती हैं और उसे मुंबई एग्जीबिशन में चलने के लिए मनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन तुलसी अपने फैसले पर अड़िग होती है। वो साफ शब्दों में मना कर देती है कि उसे मुंबई नहीं जाना है और इस मुद्दे पर अब कोई चर्चा नहीं होगी। उसका ये सख्त रवैया लड़कियों को निराश करता है, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं होती। इधर वैष्णवी तुलसी के सामने तर्कों की बौछार कर देती है। उसके बाद इधर वैष्णवी सवाल उठाती है कि इतने बड़े एग्जीबिशन में सिर्फ उन्हें ही क्यों चुना गया। फिर लड़कियां अपनी काबिलियत और हुनर की दुहाई देती है, लेकिन तुलसी सुझाव देती है कि देश भर में काम फैलाना है तो डिजिटल तरीके से भी अंजार में रहकर किया जा सकता है। लेकिन वैष्णवी व्यवहारिकता समझाती है। वो तर्क देती है कि डिजिटल काम में वक्त लगेगा, जबकि एग्जीबिशन में तुरंत पैसा मिलेगा। इन पैसों से न सिर्फ अंबा कुटीर की मरम्मत हो सकेगी, बल्कि उनका कॉपरेटिव बिजनेस भी नई ऊंचाइयों को छुएगा। इधर लड़कियों की दलीलें और बिजनेस के भविष्य की बात सुनकर आखिरकार तुलसी का दिल पिघल जाता है। वो मुंबई के प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है। लड़कियां खुशी से झूम उठती हैं, लेकिन ये खुशी पल भर की होती है। तुलसी तुरंत एक शर्त रख देती है कि मुंबई जाने की इजाजत तो है, लेकिन वहां सिर्फ लड़कियां जाएंगी, तुलसी खुद उनके साथ नहीं जाएंगी। यह सुनकर सबके चेहरों पर फिर से मायूसी छा जाती है। इधर वैष्णवी और बाकी लड़कियां घबरा जाती है। उनका कहना होता है कि वे अपनी मालकिन के बिना कैसे सब संभालेंगी। तो इस पर तुलसी बड़ी विनम्रता और गंभीरता से उन्हें सुधारती है। वो साफ करती है कि वो सिर्फ उनकी काकी है, मालकिन नहीं। इस बिजनेस में हर कोई बराबर का हिस्सेदार है और हर कोई मालिक है। इधर तुलसी का मकसद लड़कियों को यह समझाना होता है कि वे किसी के साये के बिना भी अपनी पहचान बना सकती हैं। फिर इधर जब लड़कियां अपनी लाचारी जताती है और कहती है कि वे उसके बिना कमजोर पड़ जाएंगी, तो तुलसी उन्हें जिंदगी का एक कड़वा लेकिन जरूरी पाठ पढ़ाती है। वो उन्हें डांटते हुए समझाती है कि उसने उन्हें कमजोर नहीं बनाया है। फिर वो कहती है, जीवन में किसी दूसरे इंसान पर इतना निर्भर नहीं होना चाहिए कि उसके बिना कदम डगमगा जाए। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी ताकत है। इधर लड़कियां जब पहली बार कच्छ से बाहर जाने का डर जाहिर करती है तुलसी के सामने, तो तुलसी उन्हें जवाब देती है। वो कहती है, या तो हिम्मत करके अकेले जाओ और दुनिया का सामना करो, या फिर मत जाओ, यहीं रुक जाओ, लेकिन मैं नहीं जाने वाली। इतना कहकर तुलसी अपना फैसला सुनाकर वहां से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद वैष्णवी के चेहरे पर एक अलग ही दृढ़ता दिखाई देती है। वो ठान लेती है कि मुंबई तो जाएंगे, लेकिन तुलसी काकी को साथ लेकर ही जाएंगे। दूसरे सीन के हिस्से में नॉयना अपनी बनाई हुई योजना को लेकर काफी आश्वस्त नजर आती है और मिहिर से प्रतिक्रिया मांगती है। उसे उम्मीद होती है कि तारीफ मिलेगी, लेकिन मिहिर उसके उत्साह पर तुरंत पानी फेर देता है। वो सीधे तौर पर कह देता है कि नॉयना की अब तक की कोई भी योजना सफल नहीं हुई है। तो मिहिर की ये बात नॉयना को चुभ जाती है। वो शिकायत करती है कि मिहिर हमेशा ताने क्यों मारता है, जिस पर मिहिर स्पष्ट करता है कि वो ताने नहीं मार रहा, बल्कि उसे हकीकत का आईना दिखा रहा है, जो अक्सर कड़वा होता है। उसके बाद नॉयना अपनी बात सिद्ध करने के लिए तर्क देती है कि इस बार एग्जीबिशन में वे अपनी ताकत दिखाएंगे। उसका मानना होता है कि सबसे ज्यादा स्टॉल लगाकर वे दुनिया को यह संदेश देंगे कि मार्केट के असली बादशाह वही है। नॉयना गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी से ज्यादा दिखावे और भव्यता पर भरोसा कर रही होती है। तभी मिहिर, जो बिजनेस की बारीकियों को समझता है, नॉयना को उनकी सबसे बड़ी कमी याद दिलाता है। वो सवाल उठाने लगता है कि इन्वेस्टर्स की असली मांग हैंडमेड कपड़ों की थी, लेकिन कंपनी ने उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। वे ग्राहक की मांग के विपरीत जा रहे हैं। मिहिर पूछता है कि जब क्लाइंट काम मांगेगा तो वे क्या जवाब देंगे। तो नॉयना के पास अपनी गलती का भी एक तोड़ होता है। वो चालाकी से बिजनेस का पैंतरा बदल लेती है। उसका कहना होता है कि हाथ से काम करने वाले कारीगर कभी भी बड़े ऑर्डर्स टाइम पर पूरे नहीं कर सकते और वो इसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना चाहती है। नॉयना का प्लान होता है कि वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को तेज डिलीवरी और बड़े वॉल्यूम का लालच देगी, जिसे हाथ के कारीगर कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। इधर मिहिर नॉयना की इस दलील से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता। उसे लगता है कि नॉयना हवाई किले बना रही है, क्योंकि क्लाइंट को जो चाहिए वो उनके पास है ही नहीं। वो इसे ख्याली पुलाव पकाना कहता है। लेकिन नॉयना अपने अहंकार और अति आत्मविश्वास में इतनी डूबी हुई होती है कि वो मिहिर की चेतावनी को अनसुना कर देती है। वो दावा करती है कि उसे अपनी हर चाल का अंजाम बखूबी पता है। दूसरी तरफ घर में एक अलग ही ड्रामा चल रहा होता है। लड़कियां जानती हैं कि तुलसी को कैसे मनाना है। वे जानबूझकर तुलसी के सामने मुंबई में होने वाले हादसों और अकेले लड़कियों की सुरक्षा को लेकर एक झूठी कहानी घड़ती है। उनका मकसद होता है तुलसी के मन में डर पैदा करना। वैष्णवी समाज और बदनामी का हवाला देती है, ये जताते हुए कि अगर अकेले गई लड़कियों के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो उंगलियां उन पर ही उठेंगी। जब तुलसी पर डर का असर नहीं होता और वो उन्हें सावधानी बरतने की सलाह देती है, तो लड़कियां अपना पैंतरा बदल देती है। वे इमोशनल ब्लैकमेल कर उतर आती है। वैष्णवी दिखावा करते हुए कहती है कि काकी ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वे हमेशा साथ चले, वे अकेले ही सब संभाल लेंगी। उधर आरती कृति के खो जाने का डर दिखाती है, तो तुलसी उनको मुंबई पुलिस और वहां के मददगार लोगों का भरोसा दिलाती है। जब तुलसी मुंबई के बारे में इतनी सटीक जानकारी देती है, तो वैष्णवी को हैरानी होती है कि काकी को उस शहर के बारे में इतना कैसे पता है। तो तुलसी बड़ी चतुराई से बात को उम्र और तजुर्बे पर टाल देती है।
फिर आखिरकार फैसले की घड़ी आती है। नाटक को असली रूप देने के लिए वैष्णवी आरती से सिर्फ 4 टिकट बुक करने को कहती है, लेकिन तभी कहानी में एक प्यारा सा मोड़ आता है। तुलसी उन्हें बीच में टोकते हुए टिकटों की गिनती सुधारती है। वो बोलती है 4 नहीं बल्कि 5, मैं भी जाऊंगी। ये सुनते ही सन्नाटा जश्न में बदल जाता है। लड़कियां खुशी से झूम उठती हैं और तुलसी के गले लग जाती हैं। इधर खुशी के इस माहौल में तुलसी अपनी मुस्कान के साथ ये भी जाहिर कर देती है कि वो उनकी चालाकी समझ गई थी। वो जाते जाते तंज कसती है कि अगली बार नाटक करते वक्त याद रखना कि हादसे सिर्फ मुंबई में नहीं होते। दूसरे सीन की शुरुआत में तुलसी और लड़कियां मुंबई पहुंच जाती है। कैब में बैठे बैठे लड़कियां मस्ती में एक गाना गुनगुनाने लगती हैं, लेकिन यही गाना तुलसी के दिल पर भारी पड़ जाता है। उस गाने के बोल उसे सीधे अतीत में ले जाते हैं और उसे मिहिर की याद दिलाते हैं। तुलसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे वो पल याद आने लगता है जब उसका भरोसा टूटा था। खुशियों के बीच तुलसी का मन उदास हो जाता है। दूसरी तरफ वीरानी परिवार में तनाव बहुत बढ़ गया होता है। ऋतिक नोएना के एग्जीबिशन वाले आइडिया के खिलाफ होता है। वो साफ कह देता है कि बिजनेस पहले ही घाटे में है और अगर पैसा बर्बाद किया तो घर और कंपनी दोनों नीलाम हो जाएंगे। इसी बीच रणविजय आता है और ऋतिक से भिड़ जाता है। दोनों एक दूसरे पर बिजनेस डुबोने का आरोप लगाते हैं और नौबत हाथापाई तक आ जाती है। घर का माहौल जंग के मैदान जैसा हो गया होता है। तभी इस गर्मा गर्मी के बीच मिहिर अपनी ही दुनिया में मस्त होकर आता है। जहां सब परेशान होते हैं वहां मिहिर मजाक करने लगता है। वो बिजनेस को लेकर एक अजीब सुझाव देता है कि उन्हें मखाने का धंधा शुरू कर देना चाहिए। नोएना उसे गंभीर होने को कहती है। वो चेतावनी देती है कि अगर एग्जीबिशन में ऑर्डर्स नहीं मिले तो ये घर बिक जाएगा। सब डर जाते हैं, लेकिन मिहिर बड़ी ही लापरवाही से कहता है कि घर बिक भी जाए तो क्या गम है, उनकी जिंदगी में अब बचा ही क्या है। इधर दूसरी तरफ कहानी अब एग्जीबिशन हॉल में पहुंचती है। नोएना ने अपनी धाक जमाए रखने के लिए बहुत शानदार स्टॉल लगवाया होता है। क्लाइंट्स उनके काम से खुश नजर आते हैं। नोएना को लगता है कि उसकी जीत पक्की है, लेकिन तभी मिहिर की नजर पास के एक स्टॉल पर पड़ती है। वहां के कपड़े देखकर उसे तुलसी के बंधेज काम की याद आ जाती है। नोएना जब उस स्टॉल का नाम पढ़ती है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। वो समझ जाती है कि ये तुलसी का ही स्टॉल है। वहीं दूसरी तरफ वैष्णवी अपने स्टॉल को सजाने में व्यस्त होती है। तभी इतने में मिहिर वहां पहुंचता है। तो वैष्णवी मिहिर को देखते ही थोड़ी नाराजगी जताने लगती है और पूछती है कि पिछली बार वो उनकी काकी से मिले बिना क्यों चला गया था। तो मिहिर अपनी सफाई देता है कि उसे जल्दबाजी में जाना पड़ा था। फिर माहौल को हल्का करने के लिए मिहिर उन लड़कियों को अपना स्टॉल दिखाता है तो लड़कियां मिहिर के काम की तारीफ करती हैं। लेकिन मिहिर का असली मकसद तो कुछ और ही होता है। बातों ही बातों में वो फिर से उनकी उस काकी के बारे में पूछता है। तो वैष्णवी कहती है कि काकी अभी पास के मंदिर गई है और बस थोड़ी ही देर में आने वाली है यहाँ पर। ये सुनते ही मिहिर के सब्र का बांध टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि शायद आज किस्मत उसे उस अनजान शख्सियत से मिलवाना चाहती है। वो फैसला कर लेता है कि आज वो बिना मिले वापस नहीं जाने वाला और वही उनका इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ दूर खड़ी नोएना की नजरें मिहिर पर ही टिकी होती है। मिहिर को इस तरह बेचैन होकर इंतजार करते देख नोएना के होश उड़ जाते हैं। उसे साफ दिखाई दे रहा होता है कि 6 साल बीत जाने के बाद भी मिहिर के दिल में तुलसी के लिए वही पुराना प्यार और तड़प आज भी जिंदा है। तो नोएना का दिल डर से बैठने लगता है। वो मनी मन कसम खा लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मिहिर और तुलसी का आमना सामना नहीं होने देगी। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।